इंडिया में शादी के लिए रिश्ता देख रहा हूँ या गाड़ी खरीदनी हो, दोनों काम लगभग एक जैसे ही हैं। दोनों जगह सबसे पहले नजर लुक्स पर ही जाती है, बाकी सब बाद में। अब जरा सोचिए, अगर इन दोनों मामले में लुक्स ने धोखा दे दिया तो क्या होगा। आज की कहानी बिल्कुल ऐसी है। आज हम आपको मिलवाएंगे उन बाइक से जिन्होंने ये रिजेक्शन खुद झेला है। इंजन सही था, माइलेज अच्छा था, फीचर्स भी लगभग सही थे, लेकिन शक्ल इतनी खराब कि कंपनी ने खुद हाथ खड़े कर दिए और बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। इनमें से कुछ बाइक्स को तो देखकर लोगों ने बुकिंग कैंसिल कर दी और कुछ को देखकर शोरूम से वापस लौट आए। तो चलिए शुरू करते हैं और आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि लिस्ट में एक ऐसी एंट्री भी है जिसे देखकर आप बोलेंगे यार ये तो गलत रिजेक्ट हुई। और लिस्ट में सबसे पहले एक ऐसी बाइक है जिसके बारे में हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो, हीरो होंडा सिलीक, जिसे 1989 में लॉन्च किया गया था। उस दौर में मार्केट में सीधी साधी मेटल बॉडी वाली कंप्यूटर बाइक्स चलती थी और बीच में सिलीक बाइक आ गई, पूरी फाइबर बॉडी और इंटीग्रेटेड टेल सेक्शन के साथ। बिल्कुल स्पेसशिप जैसी फील देती थी। हालांकि फ्रंट से CD100 लगती थी देखने में, और कंपनी ने इसके साथ CD100 नाम को भी जोड़ दिया था ताकि इसको ज्यादा सेल्स मिल सके। लोग शोरूम में आके पूछते तो थे कि ये कौन सी बाइक और क्या क्या खूबी है, लेकिन आखिर तक ज्यादातर लोग CD100 को ही फाइनल परचेज बना लेते थे। क्यों? क्योंकि इसका डिजाइन उस दौर के लिए काफी नया और कंफ्यूजिंग था, और भरोसे के मामले में लोग हमेशा जाना पहचाना रास्ता ही चुनते हैं। टेक्निकल तौर पे देखे तो ये बाइक अपने टाइम के हिसाब से ठीक ठाक थी। इसमें वही CD100 वाला 97.2 सीसी का इंजन मिलता था जो अपनी मजबूती के लिए मशहूर था। पावर करीब 7 PS थी और टॉप स्पीड 85 किलोमीटर तक जाती थी। बस की स्टार्ट थी, सेल्फ स्टार्ट इसमें नहीं था, और उस दौर के लिए एक नॉर्मल बात थी। इस बाइक के कुछ डिजाइन एलिमेंट आगे चलकर हीरो होंडा की दूसरी मोटरसाइकिल्स में भी देखने के लिए मिले, जैसे बाद में हीरो होंडा CBZ और हीरो होंडा पैशन। मतलब आइडिया गलत नहीं था, बस टाइमिंग और पैकेजिंग दोनों थोड़े जल्दी हो गई थी। अगर आज के दौर में सिलिक जैसे डिजाइन वाली बाइक लॉन्च होती LED लाइट्स और डिजिटल कंसोल के साथ, तो शायद रेट्रो फ्यूचरिस्टिक बोलकर सेलिब्रेट किया जाता। और कंफ्यूजन की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली बाइक में भी बिल्कुल यही दिक्कत रही, बस इस बार पहचान का झगड़ा दो सेगमेंट के बीच था, दो बाइक के बीच नहीं। अगली बाइक है TVS सुजुकी फिएरो, जो 90s के दशक में आखिर में लॉन्च हुई थी, जब CBZ का क्रेज शुरू हो चुका था और हर कंपनी अपनी बाइक को स्पोर्टी दिखाना चाहती थी। इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं। हेडलाइट का शेप इतना अजीब था कि लोग इसे बिजार तक बोलते थे। एक ऐसा शेप जो ना किसी कंप्यूटर बाइक पे फिट बैठता था, ना किसी स्पोर्ट बाइक पर, क्योंकि फ्रंट से देखने में ऐसा लगती थी जैसे किसी बच्चे के मुंह पर ना दोनों साइड से ततैया ना काट लिया हो। लाइक तुम खुद देखो यार कैसे फैली पड़ी है। कई ओनर्स तो इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने खुद मार्केट जाकर गोल हेडलाइट मंगवा कर लगवा ली, बस इसलिए कि ओरिजिनल शेप बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब सोचो, जब कुछ लोग अपनी नई बाइक का चेहरा ही बदलवाने लगे तो कंपनी को समझ जाना चाहिए था कि कुछ तो गड़बड़ है। इंजन के मामले में बाइक जेन्युइनली दमदार थी। 147.5 सीसी का इंजन था, हल्का वजन था। कुछ लोग तो इसे उस दौर का रॉकेट बोलते थे। मामला सिर्फ ये था कि गियर बॉक्स सिर्फ 4 स्पीड का था। हाईवे पर लोग बार बार 5वें गियर को ढूंढते रह जाते थे, जो कभी था ही नहीं। अगर आज ये बाइक आती कस्टम मॉडिफिकेशन और आफ्टर मार्केट पार्ट्स के दौर में, तो शायद लोग इसे कस्टमाइजेबल कैनवस बोल के पसंद कर लेते और खुद अपने हिसाब से हेडलैम्प बदलना एक ट्रेंड बन जाता, और तभी ये बाइक शायद कुछ आपको इस तरह की दिखती। पहचान के यही कंफ्यूजन था जिसने इसे पीछे धकेल दिया। लोगों ने CBZ और बाद में आई पल्सर को ज्यादा पसंद किया, क्योंकि उनका लुक नीट एंड क्लीन था, फ्रंट टू रियर तक एक जैसी ही कहानी बताता था। और बेचारी फिएरो का इंजन तो तेज था, लेकिन उसकी शक्ल उतनी उलझी रही। मतलब रफ्तार में हीरो, लुक्स में जीरो। और लिस्ट में अपनी नेक्स्ट बाइक तो नहीं, स्कूटर है, जो की काइनेटिक ब्लेज, जो साल 2008 में करीब 50,000 की एक्स-शोरूम प्राइस में लॉन्च हुआ था, जो की इटली की इटालजेट कंपनी के साथ मिलकर बनाया गया था। पहले बात करते हैं इसकी इंजन की, क्योंकि यहीं से इसकी असली कहानी शुरू होती है। 165 सीसी का इंजन, 12 bhp की पावर उस जमाने के लिए स्कूटर में लगभग रॉकेट जैसी फील देती थी। टॉप स्पीड भी 100 के पार जाती थी, यानी कोई भी बाइक वाला इसे हल्के में लेने की गलती नहीं करता था। इंजन के बारे में सुनकर लोग सोचते थे कि ये गाड़ी जरूर धमाल मचाएगी, लेकिन फिर नजर जब फ्रंट पे जाती वहीं मूड खराब हो जाता था। इसमें डुअल पोर्ट हेडलैम्प लगा था, ऊपर से उस पर फेरारी जैसे फिन्स भी चला दिए थे। मतलब स्कूटर को स्पोर्ट कार जैसा फील देने की कोशिश हो रही थी। नतीजा ये निकला कि एक रिव्यू में सीधे से मॉन्स्टर्स यानी कि राक्षस जैसा बोल दिया गया। साइज की बात करें तो उसका व्हील बेस उस जमाने के कई मोटरसाइकिल से बड़ा था, यानी एक स्कूटर कई बड़ी बाइक से भी ज्यादा लंबी थी। अगर ये स्कूटर आज 2026 में लॉन्च होता तो शायद एडवेंचर स्कूटर का टैग लगाकर आराम से बिक जाता। अभी तो भारी भरकम बोल्ड डिजाइन वाले स्कूटर ट्रेंड में हैं, लेकिन उस दौर में इतनी भारी भरकम मॉन्स्टर दिखने वाली शक्ल ने इसको मार्केट में लिमिटेड रखा। लोग शोरूम में हल्की फुल्की आसानी से चलने वाली स्कूटर ढूंढते थे, और ब्लेज को देख के लगता था कि इतनी भारी भरकम मशीन को कहाँ लेके घूमेंगे, कहाँ पार्क करेंगे, कैसे निकलेगी, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम दिमाग में आती थी। इसी वजह से लोगों ने हल्की फुल्की और सिंपल स्कूटर को ज्यादा अपनाया। और बेचारी ब्लेज की हालत ये हुई थी कि पावर की हर कोई तारीफ करता था, पर पार्किंग में खड़ी करने से पहले लोग सोचते थे ये उठेगी भी आता है, चढ़ जमा लेगी। तो चलो खैर, इसकी खिंचाई काफी हो गई। अब अगली बाइक देखता है। अगली बाइक है यामाहा लिबेरो का फर्स्ट जनरेशन, जो 2000 के आसपास मार्केट में उतरी थी और करीब 45,000 की एक्स-शोरूम प्राइस में आई थी। सबसे पहले इसके फ्रंट पे आते हैं और यहीं से असली खेल शुरू होता है। हेडलैम्प के ऊपर वाला हिस्सा इतना उभरा हुआ और गोल मटोल बनाया गया था कि देखकर सीधा एक ही ख्याल आता था, जैसे किसी ने जोर से दीवार में अपना सिर देकर मार दिया और उसके बाद माथे पे एक बड़ा सा घूमना निकल आया हो। बना दिया। पूरा फ्रंट देख के लगता था बाइक अभी अभी किसी टक्कर से उठ के आई है और अभी तक सूजन नहीं उतरी। और ये सूजा हुआ माथा इतना हावी था कि पूरी बाइक पर छा जाता था। साइड प्रोफाइल ठीक ठाक थी, टेल सेक्शन भी बुरा नहीं था, लेकिन किसी का ध्यान वहां तक जाता ही नहीं था। लोग शोरूम में बाइक के पास आते, फ्रंट देखते और वहीं फैसला कर लेते ये तो नहीं लेनी है।
हाँ, इंजन के बारे में मानना पड़ेगा, लिवेरो सच में एक अंडररेटेड परफॉर्मर थी। इसका 106 सीसी का इंजन स्मूथ था और मार्केट में इसका माइलेज नाम कमाया हुआ था। हाईवे पर 70 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल देती लोगों के हिसाब से। शहर में चलाने के लिए भी हल्की फुल्की और कंफर्टेबल बाइक थी। पर यामा का उस दौर में सर्विस नेटवर्क इतना मजबूत नहीं था, तो पार्ट्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। अगर आज इसमें एलईडी डीआरएल और प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगा दी जाए उसी शेप में, तो शायद लोग इतना रोस्ट ना करें। आजकल तो प्रोजेक्टर लाइट्स को ही प्रीमियम माना जाता है, लेकिन उस वक्त में सूजे हुए फ्रंट ने बाइक को ही पीछे धकेल दिया। लोग शोरूम में एक बैलेंस दिखने वाली मोटरसाइकिल ढूंढने जाते थे और लिवेरो को फ्रंट देखते ही मन खट्टा हो जाता था। इसी वजह से लोगों ने हीरो होंडा स्प्लेंडर, सीडी डाउन जैसी बैलेंस दिखने वाली बाइक्स को ज्यादा अपनाया और आखिरकार यामा ने भी गलती मान ली। इसका नेक्स्ट जनरेशन लिवेरो G5 आया और हेडलैम्प का पूरा डिजाइन ही बदल दिया गया। मतलब कंपनी को भी लग गया था कि भाई बाकी सब ठीक है, इसका फ्रंट ही कुछ ज्यादा खराब है। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। सो मोटोपीडिया की पूरी टीम ने एक इनिशिएटिव लेने का सोचा है, जिसमें हम लोग सोच रहे हैं कि जो कुछ छोटे क्रिएटर्स हैं या जो लोग अभी ग्रो करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा शॉर्ट आउट दिया जाए। तो इसमें क्या करना है, अगर आप में से कोई म्यूजिक बनाता है, कुछ भी गाने या रैप कुछ भी बनाता है, तो आप हमें अपना म्यूजिक भेज सकते हैं, जिसको हम अपने वीडियो के एंडिंग में लगा देंगे। या फिर आप कोई आर्ट वर्क वगैरह बनाते हैं, कुछ अच्छा सा आर्ट वर्क डिजाइन कर सकते हैं, जिसको हम अपने वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं मेंशन कर देंगे। या फिर अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े कोई किसी तरह का आर्ट वर्क या एआई जनरेटेड कंटेंट बनाते हो, जिसको हम वीडियो में मेंशन करके आपको शॉर्ट आउट दे देंगे आपके यूजर नेम के साथ, जिससे हो सकता है आपको रीच मिले। तो अपना आर्ट वर्क या अपना म्यूजिक या कुछ भी भेजने के लिए जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जीमेल आईडी दी गई है, उसके ऊपर आप ये भेज सकते हैं। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट बाइक पर। अब बारी है सुजुकी जूस की, जिसे साल 2004 में करीब 42,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस में लॉन्च किया गया था। नाम सुनकर लगता है ग्रीक गॉड होगा, बिजली गिराएगा सड़कों पर, लेकिन बेचारी ये बाइक सिर्फ और सिर्फ एक चीज गिरा पाई, एक्सपेक्टेशंस। फ्रंट से देखो तो हेडलाइट ऐसी लगती है जैसे डिजाइनर ने सोचा अभी लगा देते हैं, बाद में बदल देंगे, और वो बात कभी नहीं आया। पूरी बाइक इतनी बेसिक लुक में थी कि शोरूम में खड़ी होकर भी ऐसी फील देती थी जैसे कोई एक्स्ट्रा बाइक है जो चपरासी को सामान लाने के लिए रखी गई हो, बेचने के लिए नहीं। इंजन के मामले में ये बाइक जेन्युइनली अच्छी थी। 124 सीसी का इंजन था, लगभग 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती थी, यानी पेट्रोल टैंक भरवाओ तो हफ्ते भर की टेंशन खत्म। टॉप स्पीड भी उस जमाने के हिसाब से ठीक ठाक थी, 100 के आसपास जाती थी बिना इंजन स्ट्रेस के। मेंटेनेंस भी ज्यादा नहीं था क्योंकि सुजुकी के पार्ट्स आसानी से मिल जाते थे। मगर इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लुक्स। अगर वो अच्छे नहीं है तो फिर गाड़ी का बाड़ है। अगर आज के दौर में जूस लॉन्च होती हुई अपने उसी बेसिक लुक के साथ, तो शायद मिनिमलिस्टिक डिजाइन बोलकर मार्केटिंग हो जाती। आखिर मार्केटिंग का ही तो सारा खेल है। लेकिन उस दौर में इसके लुक्स ने सबसे ज्यादा नुकसान किया इसको। लोग शोरूम में एक स्पोर्टी 125 सीसी बाइक खरीदने जाते और जूस को देखकर कुछ खास क्लिक नहीं होता था। नाम इतना दमदार और शक्ल इतनी प्लेन कि दोनों का कोई तालमेल नहीं बैठता था। इसी वजह से उस दौर में लोग बजाज पल्सर जैसी बाइक की तरफ भागे। हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी कि आज के दौर में जितनी 125 सीसी बाइक्स आती हैं, लुक्स वाइज, इंजन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, फीचर वाइज, सब कुछ बहुत बढ़िया है। अगर आप जानना चाहते हो कि सबसे बड़े 125 सीसी बाइक कौन सी है, तो आप ये वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया सारी बाइक्स के बारे में। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। तो चलो आते हैं अगली बाइक पर, और नेक्स्ट बाइक है टीवीएस सेंट्रा। इसको भी साल 2004 में करीब 35,000 की एक्स-शोरूम प्राइस पर लॉन्च किया गया था। पहले बात करते हैं इसकी असली ताकत, माइलेज की। 99.8 सीसी का इंजन और माइलेज इतना जबरदस्त कि लोग 70-75 किलोमीटर पर लीटर तक निकाल लेते थे। इवन कंपनी की टैगलाइन यही थी, फिल इट वंस इन अ मंथ। पिकअप भी अच्छा था, हैंडलिंग और स्टेबिलिटी को भी लेकर कई लोगों ने तारीफ की। इसका फ्रंट तो ठीक ठाक था, लेकिन जब पीछे की तरफ देखते, क्योंकि यही असली मजाक बना हुआ था, टेल लैम्प का शेप इतना अजीब था कि लोग उसे तीर जैसा बोलते थे। बीच में अजीब सा कर्व दिया होता। सामने से बाइक बिल्कुल सिंपल सी लगती थी। बॉडी पैनल भी कुछ खास नहीं थे, ना कुछ ग्राफिक बढ़िया से थे। कुल मिलाकर पूरी बाइक ऐसी थी कि याद रखने की कोई खास वजह ही नहीं मिली। अगर आज के जमाने में सिर्फ माइलेज के दम पे बाइक बिकती पेट्रोल के दाम देखते हुए, तो शायद सेंट्रा एक कल्ट क्लासिक बन चुकी होती। अगर स्टाइलिंग को हटाते तो बस एक कमी थी, सेल्फ स्टार्ट नहीं था, किक स्टार्ट होती थी। और इसकी स्टाइलिंग को लेकर के राय ज्यादातर मिली जुली नेगेटिव ही रही है लोगों की। लोग शोरूम में एक ऐसी बाइक ढूंढने जाते थे जिसका माइलेज अच्छा हो, चलाने में भी अच्छी और देखने में भी अच्छी लगे, और सेंट्रा सिर्फ पहला वाले टिक बॉक्स कर पाती थी। इसी वजह से लोगों ने हीरो स्प्लेंडर और टीवीएस स्टार सिटी जैसी बाइक को ज्यादा पसंद किया। और बेचारे सेंट्रा को देख के लोगों का एक रिएक्शन होता था, तो दोस्तों अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दो, और हाइप करने के बारे में पता होगा, इसको हाइप भी कर लिया करो भाई। हाइप करने का सिंपल तरीका है, कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। आप एक वीडियो को 3 बार हाइप कर सकते हो, तो 3 बार कर दिया करो। जिससे क्या होगा, वीडियो पुश होगी, और वीडियो पुश होगी तो हमें भी थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। और तुम्हारा तो कुछ नहीं जा रहा ना यार, तो सपोर्ट कर दो। और हाँ, ये वीडियो देख के जो भी सब्सक्राइब करेगा उसके सपने में आज रात ये आने वाली है, और जितने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तुम्हारा पंगा जिससे होगा। तो चलो आते हैं अगली बाइक पर। नेक्स्ट बाइक है सुजुकी स्लिंग शॉट, जिसे साल 2010-11 के आसपास करीब 52,000 की एक्स-शोरूम प्राइस पर लॉन्च किया गया था। और दोस्तों ये कोई अजनबी बाइक नहीं है इस लिस्ट के लिए, ये बनी थी उसी जूस के प्लेटफॉर्म पर। मतलब सीधा घर की बात है, बाप का बिजनेस बेटे ने संभाला, ये यूं कह सकते हैं कि ये जूस की सक्सेसर थी। हालांकि ना तो जूस सक्सेस हुई और ना ये। तो पहले इसके फ्रंट और टैंक पर आते हैं। यहाँ असली गड़बड़ है। फ्यूल टैंक को इतना मस्कुलर और चौड़ा बनाया गया था कि लगता था कोई बॉडी बिल्डर है, लेकिन उसी का फ्रंट एंड रियर इतना पतला और स्किनी था कि पूरी बाइक को देखकर लगता था जैसे छोटा भीम का कीचक। ऊपर से टैंक पर नी
फीचर्स भी दिए गए थे जो एक कंप्यूटर बाइक के लिए पूरी तरह बेकार थे। इंजन के मामले में ये बाइक जूस वाली फैमिली की तरह ही भरोसेमंद थी। 124 सीसी इंजन, 8.5 bhp पावर और 5 स्पीड गियर बॉक्स। शहर में चलाने के लिए स्मूथ और कंफर्टेबल बाइक थी। हैंडलिंग भी अच्छी थी। हल्की फुल्की होने की वजह से ट्रैफिक में मैन्यूवर करना आसान था। अगर आज के डिजाइनर इसका फ्रंट थोड़ा चौड़ा कर देते टैंक के हिसाब से बैलेंस करने के लिए, तो शायद ये बॉडी प्रोपोर्शन की एक अच्छी मिसाल बन जाती। लेकिन इस बॉडी टैंक मिसमैच ने इसका काम खराब किया। लोग शोरूम में एक प्रोपोर्शनेट बैलेंस दिखने वाली बाइक ढूंढने जाते थे और स्लिंग शॉट को देख के लगता था टैंक किसी और बाइक के ले लिया, बॉडी किसी और बाइक के ले ली और आपस में जोड़ के कुछ तो बना दिया इन्होंने। इसी वजह से लोगों ने हीरो ग्लैमर और टीवीएस फीनिक्स जैसी बाइक्स को ज्यादा पसंद किया। हालांकि फीनिक्स भी कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। ये वाली फीनिक्स नहीं, इसने तो बहुत कमाल किए, ये वाले फिनिक्स। और एट द एंड स्लिंग शॉट का ये हाल हो गया कि बाप की तरह बेटे को भी ये सुनना पड़ा। इंजन पर तो पूरा भरोसा है, बस लुक्स बहुत खराब है इसके। नेक्स्ट एंट्री थोड़ी सी अलग है इस लिस्ट में। ये वाला केस थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। बेनेली TNT 600i जो साल 2015 में इंडिया में करीब 8.5 लाख रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर लॉन्च हुई थी। पहले बात करते हैं इसके इंजन की, क्योंकि यही इसका असली हीरो था। 600 सीसी का इनलाइन 4 इंजन, लगभग 85 PS की पावर, ट्विन अंडर सीट एग्जॉस्ट जो सुनने में एक सिम्फनी जैसे लगते थे। ये उस दौर की सबसे सस्ती इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक थी इंडिया में। इंजन की आवाज सुनकर लोग मुड़कर देखते थे, लेकिन फिर जब नजर फ्रंट साइड पे जाती थी तो वहीं मूड खराब हो जाता था। ऐसा लगता था ये बाइक यामा लिबेरो से इंस्पायर है। टैंक और श्रॉट्स पर इतने ज्यादा कट्स एंड क्रीजेस ठूंस दिए थे कि पूरी बॉडी देखकर आंखें थक जाती थी, जैसे किसी टेलर ने एक ही सूट पर 20 अलग अलग डिजाइन सिल दी हो। और इतनी दमदार मस्कुलर बॉडी के आगे हेडलाइट बिल्कुल सिंपल। हालांकि आज के दौर में जहाँ हर दूसरी बाइक हैवी क्रीजेस और शार्प कट्स के साथ आती है, तब शायद ये डिजाइन इतना अजीब नहीं लगता। बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम थी, राइडिंग एक्सपीरियंस लोगों को सच में पसंद आया। मेंटेनेंस जरूर महंगा था क्योंकि सर्विस नेटवर्क उतना बड़ा नहीं था, लेकिन क्लटर्ड डिजाइन और लिबेरो वाले हेडलैम्प ने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। लोग 8.5 लाख रुपए देकर एक ऐसी शक्ल चाहते थे जो रोड पर आती सबकी नजर खींच ले। इसी वजह से लोग कावासाकी Z900 और ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल की तरफ झांकने लगे उसी बजट रेंज में। हालांकि ये इससे थोड़ी सी महंगी थी, लेकिन डिजाइन को देख करके वो पैसे जस्टिफाइड लगते थे। और बेचारी TNT 600i का ये हाल हो गया था कि लोग इंजन की आवाज सुनकर मुड़ते थे इसकी तरफ, फिर रियर प्रोफाइल देखकर फोन निकालकर फोटो भी खींच लेते थे। इतनी अच्छी लगती थी पीछे से, लेकिन जैसे ही फ्रंट पर नजर जाती वहीं दोबारा फोन निकालते, फोटो डिलीट करके फोन वापस जेब में रख लेते थे। मतलब बाइक आधा ही इंप्रेशन जीत पाती थी। अब तुम्हारा क्या मानना है इस बाइक को लेकर के कमेंट में जरूर बताओ और गाली अच्छी देना, ठीक है। हमारे इस लिस्ट में नेक्स्ट एंट्री है होंडा क्लिक। हाँ, शायद आपने ना सुना हो। इसे जून 2017 में करीब 42,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस में लॉन्च किया गया था। होंडा का प्लान था इसे रूरल और सेमी अर्बन मार्केट के लिए बनाना। तो पहले इसके फ्रंट पर आते हैं। हेडलाइट को सीधा फ्रंट एप्रन के बीच चिपका दिया गया था, कोई फैंसी कवर या कोई फेयरिंग नहीं। हैंडल बार भी पूरा नंगा छोड़ दिया। पूरी बॉडी इतनी यूटिलिटेरियन थी कि पहली नजर में लगता था ये कोई स्कूटर नहीं, कोई डिलीवरी इक्विपमेंट है। लोग लिटरली मजाक में बोलते थे कि नाव ये एक्टिवा का कोई अधूरा एक्सपेरिमेंट है जो टेस्टिंग स्टेज में पब्लिक तक पहुंचा दिया गया। इंजन के मामले में क्लिक भरोसेमंद थी। आखिर एक्टिवा वाला ही इंजन था इसमें 109 सीसी का। वजन भी हल्का था, सिर्फ 102 किलो की थी, तो चलाने में फुर्तीली लगती थी और फ्लोर बोर्ड भी चौड़ा था, स्टोरेज स्पेस भी अच्छा मिलता था। आज डिलीवरी स्कूटर्स का दौर है जहां हर कंपनी बेसिक यूटिलिटी डिजाइन बना रही है, तो उस हिसाब से अगर ये अब लॉन्च होती तो शायद चल जाती। लेकिन उस वक्त में इस बेयर बोन्स अनफिनिश्ड दिखने वाले डिजाइन ने इसको पीछे रखा। लोग शोरूम में एक नॉर्मल भरोसेमंद स्कूटर देखने जाते और क्लिक को देखकर लगता था कि स्कूटर के नाम पर कोई प्रोटोटाइप भेज दिया होंडा ने शोरूम में। इसी वजह से लोगों ने एक्टिवा और होंडा डियो जैसे नॉर्मल दिखने वाले स्कूटर्स को ज्यादा पसंद किया और बेचारी क्लिक का हाल यह हो गया कि होंडा ने खुद इसे कुछ सालों बाद चुपचाप ही बंद कर दिया। तो अपनी लिस्ट की लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंट्री है होंडा एक्स ब्लेड, जिसे मार्च 2018 में करीब 78,000 की एक्स-शोरूम प्राइस पर लॉन्च किया गया था। होंडा ने इसकी टैगलाइन रखी थी वन लुक इज इनफ, और भाई टैगलाइन ने अपना काम किया, बस पब्लिक का रिएक्शन वो नहीं था जो कंपनी ने उम्मीद की थी। तो पहले इसके फ्रंट पे आते हैं। इसके हेडलैम्प को लोगों ने रोबो फेस का नाम दिया था। कोई बोलता था इसका डिजाइन ट्रांसफॉर्मर मूवी से इंस्पायर है। पूरी बॉडी इतने शार्प कट्स और स्लैशेस ठूसे हुए थे कि लगता था डिजाइनर को हर पैनल में अलग टैलेंट दिखाना था। यहाँ तक कि साड़ी गार्ड में भी 3 अलग प्लास्टिक के पार्ट्स लगा दिए, जैसे एक बाइक नहीं ओरिगामी प्रोजेक्ट बना रहे हो। हद है यार। इंजन के मामले में बाइक जेन्युइनली दमदार थी। 162.7 सीसी का इंजन, 13 से 14 bhp की पावर, वही इंजन जो हॉर्नेट और यूनिकॉर्न में भी यूज हुआ है। फुल LED हेडलैम्प उस सेगमेंट में पहली बार आया था किसी बाइक में। हैंडलिंग स्मूथ थी, रियर एंड भी अच्छा था और होंडा की मजबूत सर्विस नेटवर्क की वजह से मेंटेनेंस भी आसान था। पर इस ओवर डिजाइन कट्स से भरे लुक्स की शुरुआत ने इसको ज्यादा नुकसान किया। लोग शोरूम में एक नॉर्मल दिखने वाली 160 सीसी बाइक ढूंढने जाते थे और एक्स ब्लेड को देखकर लगता था जैसे बाइक किसी साइंस फिक्शन मूवी के साइड से भटक कर आ गई हो। इसी वजह से कुछ लोगों ने यामाहा एफजी और टीवीएस अपाचे ऐसी सिंपल दिखने वाली बाइक्स को तरजीह दी और बेचारे एक्स ब्लेड का यह हाल हो गया था कि शोरूम वाले भी इसे इंजन के नाम पर बेचते थे कि हाँ सर इसमें हॉर्नेट वाला इंजन है, डिजाइन का एडजस्ट कर लो आप। तो ये थी हमारी लिस्ट की वो 10 बाइक्स जो अपने अजीब और खराब डिजाइन की वजह से काफी ज्यादा बदनाम रही। लेकिन रुको, वीडियो खत्म नहीं हुई है। अभी आपके लिए 2 बोनस एंट्री भी रखी है हमने। और याद है ना, मैंने शुरू में बोला था कि एक एंट्री ऐसी भी आएगी जिसे देखकर आप बोलेंगे यार गलत रिजेक्ट हो गई है तो, और वो एंट्री यही है। और इस बार शौक फैक्टर भी डबल है क्योंकि दोनों बाइक्स की शक्ल इतनी अचानक बदली, लोग सच में हैरान रह गए थे। तो पहली बाइक है KTM RC
2022 फेसलिफ्ट। KTM RC हमेशा से ही रेडी टू रेस वाली इमेज रखती थी, शार्प एग्रेसिव, जैसे बाइक नहीं कोई फाइटर जेट हो। 2022 में जब नया मॉडल आया 2.25 लाख की कीमत पर, तो फ्रंट में एक बड़ा बदलाव था जिसने फैंस को 2 हिस्सों में बांट दिया। पुराने मॉडल में ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप था जो देखने में टेक्निकल और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फील देता था, बिल्कुल रेसिंग बाइक जैसा। नए मॉडल में ट्विन प्रोजेक्टर हटाकर सिंगल LED हेडलैम्प यूनिट दे दी गई, ज्यादा शार्प और एंगुलर शेप में। कुछ लोगों को ये डिजाइन मॉडर्न और स्ट्रीट फाइटर जैसा लगा, तो कुछ पुराने फैंस को लगा कि इस बाइक ने अपनी टेक्निकल पहचान ही खो दी है सिर्फ एक स्टाइलिश हेडलैम्प के चक्कर में। इंजन, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस सब पहले जैसे दमदार था, कुछ भी कम नहीं हुआ था अंदर से। बस फ्रंट देखकर पुराने फैंस बोले कि यार KTM वाला फील नहीं आ रहा इसमें। तो आज भी राइडर्स में ओल्ड RC वर्सेस न्यू RC की बहस चलती रहती है। कोई नए LED सेटअप को ज्यादा प्रीमियम बोलता है, कोई बोलता भाई वो जो पुराना वाला ट्विन प्रोजेक्टर वाला डिजाइन था वो सबसे बेस्ट था। अब आप बताओ आपके हिसाब से कौन सा डिजाइन सबसे बेस्ट था? जो भी लगता है कमेंट में बताओ, पुराना या नया। एंड बाइक नंबर 2 है स्प्लेंडर प्रो। अब ये वाली एंट्री सबसे ज्यादा शॉकिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ बात है भारत के सबसे भरोसेमंद नाम की। साल 2015 में हीरो ने स्प्लेंडर प्रो में एंगुलर हेडलैम्प, काउल और वाइजर डाल दिया था, साथ में क्रोम गार्निश भी, जो क्लासिक रेक्टेंगुलर हेडलैम्प वाली पहचान से बिल्कुल अलग था। ऐसा लगता था भाई हीरो ने नहीं, TVS से सुजुकी जैसी कंपनी ने डिजाइन की हो। लोगों को झटका इसलिए लगा क्योंकि स्प्लेंडर का मतलब ही था सिंपल और भरोसेमंद चेहरा। वो चेहरा जो हर गली मोहल्ले में एक जैसा दिखता था, पहचानने में 1 सेकंड से भी कम नहीं लगता, और अचानक से चेहरा कुछ और ही हो गया था, ज्यादा शार्प, ज्यादा स्टाइलिश बनाने की कोशिश में। ये ऐसा नहीं था कि डिजाइन बुरा था, बस पब्लिक को ये ट्रेडिशनल स्प्लेंडर की पहचान से इतना अलग लगा कि एक्सेप्ट करना ही मुश्किल हो गया। इंजन माइलेज वही भरोसेमंद रहा, कोई शिकायत नहीं, लेकिन ये डिजाइन इतना टिका नहीं और कंपनी ने इसको जल्दी डिसकंटिन्यू कर दिया और वापस अपने वही क्लासिक रेक्टेंगुलर हेडलैम्प वाले लुक पर लौट आई और स्प्लेंडर प्लस के नाम से बाइक को बेचने लगी। मतलब कभी कभी सबसे बड़ा रिस्क वो नहीं होता जो नया करने में है, बल्कि वो होता है जब आप उस चीज को बदलने की कोशिश करते हो जिसे लोग बदलना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों ये थी वो बाइक्स जिन्होंने इंजन में दम रखते हुए भी सिर्फ लुक्स की वजह से मार्केट में रिजेक्शन झेला। बिल्कुल वैसे जैसे रिश्ते में होता है, अच्छे गुण होने के बावजूद भी सिर्फ फोटो देखकर ना बोल दी जाती है। और 2 बोनस एंट्रीज ने ये भी दिखाया कि कभी कभी बदलाव इतना अचानक होता है कि लोग उसे अपनाने से ही पहले रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो शक्ल अजीब दिखे जरूरी नहीं कि वो बुरी हो, जैसे हमने एक्स ब्लेड में देखा। आखिर में मार्केट का फैसला सिर्फ लुक से नहीं, टाइमिंग, भरोसे और लोगों की उम्मीदों से भी तय होता है। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए इस लिस्ट में आपके हिसाब से सबसे ज्यादा बदसूरत बाइक कौन सी थी, और कोई ऐसी बाइक जिसे लगता है कि पब्लिक ने बिना वजह रिजेक्ट कर दिया। नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, हो सकता है अगली वीडियो उसी डिबेट पर बने। हालांकि हमने सीरीज की इससे पहले 2 और वीडियो बनाया, अगर आपको वो देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो।